जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 18 का आगाज़ किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 18। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 6 पढ़ना है और लेक्चर नंबर 6 इसका है करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो किस तरह से करता है। बच्चों आपने ट्रांजिस्टर का एक लेक्चर नंबर 5 आपने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पर, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। हमने ये पढ़ा था ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, दो टाइप्स का होता है, एनपी एन पी एन पी ट्रांजिस्टर। हमने ये पढ़ा था कि अमीटर, बेस, कलेक्टर, इनका फंक्शन क्या है, इनकी डोपिंग क्या है, इनमें साइज़ कितना होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर उसके बाद हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी ट्रांजिस्टर में, वो है बाईएसिंग रिक्वायरमेंट, कि ट्रांजिस्टर को जब हम बैटरी लगाते हैं उसके साथ, जब हम किसी सर्किट में जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। तो मैंने आपको उसमें दो चीज़ें बताई थी कि ट्रांजिस्टर दुनिया में किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ हो, उसकी भले कोई भी एप्लीकेशन हो, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर हो, स्विच के तौर पर हो, किसी भी पर्पज़ के लिए हो। देखो इसकी हमारी सिलेबस में तो दो एप्लीकेशन दी हैं उसने। एक ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर दिया है, बड़ा फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कल हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 में। और इसके बाद दूसरी एप्लीकेशन जो हमारे सिलेबस में दी गई है वो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच है, यानी ट्रांजिस्टर को स्विच के तौर पर भी यूज़ करते हैं। स्विच का मतलब पता क्या होता है, जैसे दो किस्म के स्विच होते हैं फिज़िक्स में। एक होता है मैकेनिकल स्विच, ये जो हमारे बटन लगे होते हैं, बटन ऑन करते हैं, पंखा चलता है, बंद करते हैं, बंद हो जाता है, ये मैकेनिकल स्विच होते हैं जिनको अपने हाथों से हम ऑन ऑफ करते हैं। ये स्विच इनकी लाइफ कम होती है, क्योंकि जब आप इनको बार बार यूज़ करोगे, ऑन ऑफ करोगे, इनमें कचरा आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगी, ये ख़राब हो जाते हैं। मैकेनिकल जो स्विच होते हैं ये साल 2, 3, 4 के बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ट्रांजिस्टर का स्विच कभी देखा है कहाँ लगा होता है? तो आपने कभी टीवी को रिमोट के ज़रिए पावर ऑफ की हो, रेड कलर का बटन होता है पावर, दिस इज़ अ ट्रांजिस्टर स्विच। ये ऐसे इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, आगे टीवी के अंदर ट्रांजिस्टर का सर्किट लगा होता है, वो वहाँ पर जाती है, सिग्नल टकराता है तो ट्रांजिस्टर ऑन या ऑफ होता है। तो टीवी चल रहा है ऑफ हो जाएगा, अगर टीवी ऑफ है दोबारा दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ये भी तो एक स्विच है। एसी को हम बंद करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं रिमोट के ज़रिए, दिस इज़ आल्सो स्विच। लेकिन ये स्विच मैकेनिकल तो नहीं है ना, बटन वाला तो नहीं है, इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर स्विच। ये ट्रांजिस्टर लगा होता है पीछे। चलें जब वो आएगा फिर उसको देखेंगे। आज के दिन हमने जो चीज़ पढ़नी है, इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कैसे करता है। ये मेरे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है, दिस इज़ अमीटर, बेस, कलेक्टर। आप जानते हैं ट्रांजिस्टर में हमेशा दो ही तो जंक्शन होते हैं, एक अमीटर बेस वाला जंक्शन होता है, एक कलेक्टर बेस वाला होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अमीटर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा, कलेक्टर वाला जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमेशा रिवर्स बायस होता। ठीक हो गया। अब बच्चों ये देखो, ये NPN ट्रांजिस्टर है ना, तो अमीटर का नेगेटिव हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, अमीटर का नेगेटिव हिस्सा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है, दिस इज़ फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और कलेक्टर का N देखें, कलेक्टर भी तो N है, तो कलेक्टर का N वाला हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये कौन सी बैटरी होगी, है रिवर्स बायस। ठीक हो गया। तो ट्रांजिस्टर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना, वो तो फुलफिल होंगी तो ट्रांजिस्टर चलेगा। ट्रांजिस्टर में अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस। अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिस्टर में से करंट फ्लो करेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर ही नहीं सकता। पक्का थंब रूल है ये ट्रांजिस्टर का, ये बेसिक चीज़ है। जैसे हम कहते हैं ना फंडामेंटल है, 10वीं पास करोगे तो 11वीं में आओगे। ठीक है, 12वीं FSC क्लियर होगी तो आगे यूनिवर्सिटी में जाओगी। ये थंब रूल बने हुए हैं ना। ट्रांजिस्टर में भी ऐसा होता है, एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस होगा तो ट्रांजिस्टर अपनी वर्किंग में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लो जी, हमारी कंडीशन फुलफिल है। पहली कंडीशन बायसिंग की क्या है, बैटरी की, कि अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, अमीटर फॉरवर्ड है, और कलेक्टर वाला जंक्शन रिवर्स हो, तो कलेक्टर का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, दिस इज़ रिवर्स बायस। दूसरी रिक्वायरमेंट मैंने एक और लिखवाई थी, VCC रिवर्स बैटरी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द फॉरवर्ड बैटरी। ठीक हो गया, रिवर्स बैटरी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, फॉरवर्ड बैटरी से। लो ये दोनों रिक्वायरमेंट है, ये बैटरी बड़ी है, ये छोटी है, सर्किट हमारा कंप्लीट है। ये सर्किट कौन सा है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। 3 बताए थे ना आपको कि हमारे पास किसी एक को तो कॉमन करना पड़ेगा। तो बेस यहाँ पर देखें, ये कॉमन बेस है, बेस का एक
ताल्लुक इस बैटरी के साथ भी है, बेस का ताल्लुक इसके साथ भी है, दिस इज़ कॉमन। तो ये कॉमन बेस है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में सारा समझा चुका हूँ। अब देखें ज़रा इसमें करंट चलता कैसे है। बच्चों बैटरी का ये जो नेगेटिव इस है ना, इस नेगेटिव ने, बैटरी के इस नेगेटिव ने अमीटर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको धक्का मारता। अमीटर एन है, एन टाइप है। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। दिस इज़ फॉरवर्ड बाई एस। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। जब ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अमीटर से निकल के बेस में जाना शुरू हो जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन अमीटर से निकलेंगे और बेस में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ये अमीटर के इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे ना, वहाँ पर दो काम होंगे। पहला, इन इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा, बच्चों बेस क्या है? पी रीजन है, और पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं, पॉजिटिव होल, ठीक हो गया। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। जब अमीटर के इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में पड़े हुए होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन। होल मतलब खाली जगह। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन अमीटर से निकले बेस में के, बेस को हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बनाया, पी टाइप है, तो उसमें कुछ होल्स होंगे ना, तो अमीटर के इलेक्ट्रॉन बेस में होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, वो खाली जगह फिल कर देंगे। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसा करेंगे? तो आंसर है ना होने के बराबर ऐसा करेंगे। इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन बेस में होल के साथ कंबाइन होगा। उसकी रीज़न ये है कि बेस इज़ लाइटली डोप्ड। बेस में तो डोपिंग होती बड़ी थोड़ी है, बेस में तो हमने वैसे ही इम्प्योरिटी बड़ी कम डाली हुई है। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना मीटर से, हम ऐसा सपोज करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, हम ऐसा कहते हैं कि अमीटर का कोई भी इलेक्ट्रॉन बेस में कंबाइन नहीं हुआ होल के साथ। बच्चों जो इक्का दुक्का हुए हैं उसको इग्नोर कर दो, उसको निगलेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है ना। बेस में डोपिंग वैसे ही बड़ी कम होती है, इसलिए अमीटर का बहुत कम इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो बेस में पी रीजन में होल के साथ कंबाइन हो जाएगा। नहीं तो आप यूँ समझो कि अमीटर के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर अमीटर ने 100 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना, हम ऐसा सपोज करेंगे 100 के 100 ही उधर पड़े हुए हैं, कहीं नहीं के, कोई इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन नहीं हुआ, ऐसा समझ लेते हैं। वैसे इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाते हैं। चले, अब अमीटर के इलेक्ट्रॉन आए बेस में। जैसे ही बेस में इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, बेस एक थिन रीजन है, वो ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन को स्टे नहीं कर सकता, रख नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, छोटा सा तो होता है, पतला सा। यहाँ पर फिर दो ऑप्शंस निकलती हैं। पहली ऑप्शन होती है कि बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन को इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये फॉरवर्ड बैटरी का पॉजिटिव, इन इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाए ऐसे, और बेस करंट बना दे। पहली ऑप्शन, अमीटर से जो इलेक्ट्रॉन बेस में आए हैं, फॉरवर्ड बैटरी का, ये फॉरवर्ड बैटरी है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बेस के इलेक्ट्रॉन, जो बेस में इलेक्ट्रॉन आए हैं, उनको खींचे, बाहर निकाले और बेस करंट बना दे, ऐसा। ये पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि अमीटर से जो इलेक्ट्रॉन बेस में आए हैं ना, कलेक्टर का पॉजिटिव, ये भी तो देखो, ये भी तो पॉजिटिव है, कलेक्टर का पॉजिटिव, रिवर्स बैटरी का पॉजिटिव, इन इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाए ऐसे। कलेक्टर बेस में से रिवर्स बैटरी का पॉजिटिव बेस के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाए। अब कौन खींच के ले जाएगा? बेस में तो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। एक ऑप्शन है कि फॉरवर्ड बैटरी का पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन को खींचे, फॉरवर्ड बेस करंट बना दे। दूसरा, रिवर्स बैटरी का जो पॉजिटिव है वो बेस के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाए और कलेक्टर करंट बना दे ऐसे। अब इनमें से क्या होगा? आंसर है होंगे तो दोनों ही। किस किस रेशो से होंगे? इन दोनों में से बड़ी बैटरी कौन सी है? रिवर्स बैटरी बड़ी है। अगर ये 3 वोल्ट की है तो ये 5 वोल्ट की है। अगर ये फॉरवर्ड 5 की है तो यूँ समझो ये 10 की है। रिवर्स बैटरी बड़ी है। तो रिवर्स बैटरी का जो पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा ताकतवर है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए ये पॉजिटिव तकरीबन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाता है। रिवर्स बैटरी का जो पॉजिटिव होता है वो बेस में से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जाएगा ऐसा। तो एक कैलकुलेशन के मुताबिक अगर बच्चों अमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन बेस में आई है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2%
2% करंट मैक्सिमम बेस में जाता है, बाकी 98% करंट कलेक्टर में जाता है। अमीटर का करंट अगर 100% माना जाए ना, उसमें से 2% सिर्फ बेस करंट होगा, 98% कलेक्टर करंट होगा, क्योंकि रिवर्स बैटरी बड़ी होती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। तो मुझे बताओ, अगर 100 इलेक्ट्रॉन आए हैं बेस में, अगर बेस में 100 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो बच्चों 2% 100 का कितना होगा? आंसर है 2 ही होगा। 2 इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे और बाकी कितने बचेंगे? तो आंसर है बाकी 98 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाएंगे। तो बेस करंट 2% होता है टोटल करंट का और कलेक्टर करंट 98% होता है। तो यहाँ पर फिर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन क्या लिखें? अमीटर का, ट्रांजिस्टर में करंट शुरू होता है अमीटर से, अमीटर का करंट सबसे बड़ा होता है। अमीटर ने चार्ज देने हैं और उसका कुछ हिस्सा बेस में जाना है, बाकी सारा हिस्सा कलेक्टर में जाना। तो अमीटर के करंट का एक हिस्सा बेस में गया थोड़ा सा, बाकी सारा हिस्सा किधर गया? कलेक्टर का। तो पहली इक्वेशन बनी ट्रांजिस्टर में, अमीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट। अमीटर का करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर अमीटर के करंट को 100% कंसीडर करें तो बेस करंट कितना होगा? 2%। कलेक्टर करंट कितना होगा? आमतौर पर 98%। तो सबसे बड़ा करंट भी ट्रांजिस्टर में कौन सा होगा? आंसर है अमीटर का करंट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आता है बेस करंट, सबसे छोटा करंट होता है, अमीटर के बाद आता है 100% ये है कलेक्टर करंट, फिर सबसे कम करंट होता है बेस। तो बेस वैसे भी थिन रीजन है, ट्रांजिस्टर में सबसे छोटा रीजन है, इसमें डोपिंग भी सबसे कम होती है, इसका करंट भी सबसे कम होता है। बेस के पास हर चीज़ सबसे कम होती है। ठीक हो गया? तो अमीटर करंट सबसे ज़्यादा, फिर कलेक्टर आता है और सबसे कम करंट बेस होता है। ट्रांजिस्टर में एक और चीज़ नोट करनी है बच्चों, 3 करंट हो गए ना, इनमें से ये जो पहला करंट है ना, ये वाला अमीटर करंट, ये अमीटर वाला करंट फ्लो करता है, फ्लो इनटू द ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर के अंदर होता है। अमीटर का करंट ट्रांजिस्टर के अंदर फ्लो करता है, अंदर। बेस करंट भी ट्रांजिस्टर से बाहर होता है, कलेक्टर करंट भी ट्रांजिस्टर से बाहर होता है। तो फिर इन दोनों को हम लिख सकते हैं, ये जो 2 करंट हैं, कलेक्टर भी और बेस भी, ये 2 करंट फ्लो आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से बाहर फ्लो करते हैं। ठीक है? ट्रांजिस्टर, अमीटर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर होता है, इनसाइड होता है ना, और बेस और कलेक्टर करंट ये ट्रांजिस्टर से बाहर फ्लो करते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एक रिलेशन इक्वेशन बन गई, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है। ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि बेस कंट्रोल द कलेक्टर करंट, बेस कलेक्टर करंट को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे करता है। बच्चों, अमीटर से कितने इलेक्ट्रॉन आए थे बेस में? 100। एक लम्हे के लिए सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन आए हैं 200। बच्चों, अगर अमीटर ने, सपोज अमीटर ने 200 इलेक्ट्रॉन बेस में बेचे, 200 में से 2% करंट बेस होगा ना, 200 का 2% होता है 4 इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे, बाकी 196 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? कलेक्टर। अब देखें, बेस करंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 2 से 4, कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 198 से 196। बेस करंट अगर मामूली सा बढ़ता है ना बच्चों, उसने तो 2% बढ़ना है। 98% के लिहाज से किसने बढ़ना है? कलेक्टर। फिर से देखो, अगर अमीटर से 1000 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1000 में से 1000 का 2% कितना होगा? 10। 10 इलेक्ट्रॉन बेस में जाएंगे, बाकी 990 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? कलेक्टर में। तो अगर किसी भी ज़रिए से, वो ज़रिया क्या है वो कल मैं आपको एम्प्लीफिकेशन के टॉपिक में बताऊंगा, अभी सिर्फ ये प्रिंसिपल समझो।
अगर किसी भी ज़रिए से बेस करंट थोड़ा सा बढ़ता है ना तो कलेक्टर करंट बेतहाशा बढ़ता है। दिस इज़ एम्पलीफिकेशन। और यही तो एम्पलीफिकेशन है कि अगर बेस को थोड़ा सा सिग्नल दें, बाहर से इनपुट सिग्नल दें, उससे बेस करंट बढ़े तो बेस करंट तो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बढ़ेगी? सबसे ज़्यादा कलेक्टर करंट। कलेक्टर से लेते हैं हम आउटपुट, बेस को देते हैं इनपुट, कलेक्टर से लेते हैं आउटपुट। तो मैंने थोड़ी सी इनपुट दी, सिग्नल दिया, वो सिग्नल ने बेस करंट बढ़ाया, बेस करंट बढ़ने से कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, 98%। हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। इसको कहते हैं एम्पलीफिकेशन। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का बेसिक प्रिंसिपल पता क्या है? बेस कंट्रोल द कलेक्टर करंट। बेस से कलेक्टर करंट बनता है। अगर बेस मामूली सा बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बेतहाशा बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है एम्पलीफिकेशन का। बाकी इसकी डिटेल मैं कल आपको दूंगा। अच्छा, ट्रांजिस्टर में एक और रिलेशन हमारा बनता है, उसे हम कहते हैं बीटा। बीटा मतलब करंट गेन। इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा रेशो होती है दो करंट की। किस किस की? आंसर है कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो को बीटा कहते हैं। दिस इज करंट गेन या गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, कोई भी लफ्ज़ यूज़ कर लो, या करंट गेन कह दो या गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कह दो, एक ही बात। कैसे? आईसी की रकम ज़्यादा होती है ना, आईसी बड़ी रकम है, आईबी बहुत छोटी रकम है। ऊपर रकम बड़ी हो नीचे छोटी हो, आंसर ज़्यादा ही निकलता है। इसलिए बीटा की जो वैल्यू होती है वो हंड्रेड्स में होती है। हंड्रेड्स मतलब ज़्यादा होती है। तो बीटा रेशो है किसकी? करंट गेन की। ये दो करंट होते हैं, कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। इस रेशो को बीटा कहते हैं। दिस इज करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर या सिंपल गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। और ठीक है, बाकी बीटा की दो टाइप्स होती हैं, वो बीएससी में शुरू होती हैं, बीटा एसी, बीटा डीसी। तो एसी डीसी के हिसाब से इसकी दो कैटेगरी बनाते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। एक रेशो करंट की ओर है, उसे कहते हैं अल्फ़ा। एक रेशो करंट की ओर है, उसे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये न्यूमेरिकल में यूज़ हुई है। इट इज़ सिंपल कलेक्टर करंट अपॉन अमीटर करंट। बच्चों देखो, रेशो अल्फ़ा हो या बीटा हो, कलेक्टर करंट ऊपर आ रहा है। अगर बीटा होगा तो नीचे बेस करंट है, अगर अल्फ़ा है तो नीचे अमीटर करंट है। अब ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा करंट कौन सा होता है? बटे के नीचे रकम बड़ी है, ऊपर रकम अब छोटी है, नीचे बड़ी है। तो बटे के नीचे रकम बड़ी हो जाए ना तो आंसर जो होता है छोटा हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है लेस देन 1 होती है। तो ट्रांजिस्टर में करंट की दो रेशो, एक बीटा और एक अल्फ़ा। बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है हंड्रेड्स में और अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 है। व्हाट इज़ अल्फ़ा? आई सी अपॉन आई ई। कलेक्टर और अमीटर करंट की रेशो अल्फ़ा है और बीटा क्या है? कलेक्टर अपॉन बेस करंट की रेशो बीटा है। ऊपर आई सी आ रहा है दोनों में, नीचे बड़ी रकम बदल रही है। तो बीटा में चूंकि आंसर ज़्यादा निकलता है इसलिए हम इसे कहते हैं करंट गेन। करंट में इजाफा होगा, करंट बढ़ा। थोड़ा सा बेस चेंज होगा, कलेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज होगा, तो ये रेशो ज़्यादा निकलती है। ठीक है जी, दिस इज़ ऑल अबाउट करंट फ्लो इन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में इस तरह से करंट फ्लो करता है। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ों के ज़रिए आसान तरीके से आपको मैंने ये करंट का मैकेनिज़्म समझाया कि ट्रांजिस्टर में करंट कैसे चलता है। अब आप खुद सोचो ज़रा, अगर ये फॉरवर्ड बैटरी और ये रिवर्स ना हो तो कैसे? दोनों ही फॉरवर्ड हो जाए। बच्चों एक लम्हे के लिए सपोज करो ये भी फॉरवर्ड है, ये भी फॉरवर्ड हो। अगर ये फॉरवर्ड होती तो ऊपर माइनस होना था। जब माइनस होना था तो फिर क्या होना था बच्चों? जब इधर माइनस होता फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं होने थे, फिर तो करंट उधर ही रहना था। दोनों रिवर्स होते फिर भी करंट फ्लो नहीं करना था। तो ट्रांजिस्टर अपने कंडक्टिव मोड में कब होता है? कंडक्टिव मोड में होगा जब एक फॉरवर्ड होगा एक रिवर्स होगा, फिर ये निज़ाम बनेगा इसका। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया सुनने का। तो आपने इस लेक्चर को सुनना है और याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।